गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज का करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले दिनों घटनाओं के शानदार प्रश्न होंगे, बेहद महत्वपूर्ण, जो आपका परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे शानदार प्रश्नों पर प्रैक्टिस करिए और इसके साथ साथ उसके जो भी फैक्ट हैं वो लिखिए, है ना। चलिए तो हम आज के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे यूएपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? किसको पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है, यह प्रश्न है आपका। दैट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसका जो दिनेश शर्मा होंगे, इसके दिनेश शर्मा और ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज, ये दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, याद रखिएगा, है ना। और दिल्ली हाई कोर्ट के जज को ही क्या बनाया जाता है? यूएपीए ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है। ये जानने की है। अभी यूएपीए क्या है, यहां देखें, यूएपीए क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताते हैं। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसको बोलते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अधिनियम, या प्रिवेंशन एक्ट लिखिए, प्रिवेंशन एक्ट, है ना। ये कब बना था? तो ये एक्ट आया था 1967 में, 1967 में। तो इसका पूरा नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और ये बना था 1967 में बना था। ये याद रखेंगे, 1967 में। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 में बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा। और ये क्या काम करता है? काम क्या करता है? तो आप देखेंगे, यह संगठन जो है केंद्र सरकार की ओर से, है ना, किसी संगठन पर केंद्र सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया जाता है, तो उस प्रतिबंध जो लगाया जाता है उसकी जांच करता है 30 दिनों के भीतर कि जो प्रतिबंध लगाया जाएगा क्या उसका कारण सही है। तो केंद्र सरकार की ओर से इसका कार्य है, केंद्र सरकार की ओर से किसी संगठन पर लगाए गए प्रतिबंध के कारणों की जांच करता है, है ना। तो ये अभी चर्चा में है, और इसके दिनेश शर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट के जज, उनको बनाए गए। अभी ये चर्चा में क्यों है कि आप देखेंगे पीएफआई को अभी गृह मंत्रालय बैन कर दिया। पीएफआई को क्या किया है? गृह मंत्रालय ने पीएफआई को बैन किया है। यहां से देखेंगे, गृह मंत्रालय ने 28 सितंबर को पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका पूरा नाम क्या है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो अब इसी की जांच करेगी, और पीएफआई जो ये जांच करती है, कितने दिनों में? 30 दिनों में। 30 दिनों में जांच करना होगा, जांच करके बताना होता है। 30 दिनों में 30 दिनों में जांच करके बताना होता है।
है ना, 30 दिनों में जांच करके बताती है यूएपीए। तो ये ट्राइब्यूनल और उसी के जांच के आधार फिर आगे बढ़ाया जाएगा, उसका नहीं 5 सालों के लिए बैन किया गया है। पीएफआई को 5 सालों के लिए बैन कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पीएफआई की स्थापना 22 नवंबर 2006 को हुई थी। और यह किस प्रकार का संगठन है? तो यह एक प्रकार का भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन है ना। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के 3 संगठनों को मिलाकर यह बनाया गया था पीएफआई। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया गया था 3 संगठनों को मिलाकर। अब इसको प्रतिबंधित कर दिया गया 5 साल के लिए। अब इसकी जांच यूएपीए करेगा। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसको ध्यान में रखेंगे और इसको पढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो लगभग सबको पता होगा, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। सी इज द राइट आंसर। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय सेना के शौर्य का प्रदर्शन, शौर्य की गाथा के लिए, उनको योगदानों और बलिदानों को याद करने के लिए। अब वायुसेना के बारे में हम देखते हैं। वायुसेना, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयर फोर्स। इंडियन एयर फोर्स स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। हेड ऑफिस कहां है इसका? नई दिल्ली में है। हेड ऑफिस नई दिल्ली में है वायुसेना का। और इसके एयर चीफ मार्शल कौन है? चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। विवेक राम चौधरी है। भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी शक्तिशाली वायुसेना है। दुनिया की चौथी शक्तिशाली, दुनिया की चौथी शक्तिशाली वायुसेना, शक्तिशाली वायुसेना है। तो 8 अक्टूबर के इसीलिए प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य, ध्यान रखेंगे आदर्श वाक्य के बारे में। तो इनका आदर्श वाक्य जो गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है, गीता के 11वें अध्याय से लिया गया। क्या नाम है इसका? तो इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पृशम दीप्तम। नभः स्पृशम दीप्तम इनका आदर्श वाक्य है। गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। भगवत गीता के 11वें अध्याय से कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए इसका प्रयोग किया है ना, गीता में। तो ये बात याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये याद रखें, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं? विश्व कपास दिवस जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। पहली बार 2019 में मनाया गया था। पहली बार 7 अक्टूबर 2019 को मनाया गया था, है ना। याद रखिएगा, पहली बार है ना 7 अक्टूबर 2019 को मनाया गया था, है ना। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कॉटन डे। इसका उद्देश्य है कपास के लाभों का जश्न मनाना, प्राकृतिक रबर फाइबर के गुणों को लेकर इसके उत्पादन, परिवर्तन, व्यापार को बताना, कपास उत्पादन के लिए सभी जरूरी बदलाव करना, कपास प्रोडक्शन की तकनीकों के विकास को बढ़ावा देना तथा काम से जुड़े सभी लोगों का साथ रखना, ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि इसका पहल किसने किया था, इसकी पहल बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली 4 देशों ने की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में, यह भी याद रख लिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा में बेनिन, बुर्किना फासो
बुर्किना फांसो, माली और चाड ने सिफारिश की थी, तो यह दिवस महासभा मनाए जाने के लिए बेनिन, बुर्किना फांसो, माली और चाड इन्होंने सिफारिश की थी और इनके सिफारिशों के आधार पर ही क्या किया गया, यह मनाया जाता है। 2019 संयुक्त राष्ट्र महासभा विश्व कपास दिवस का स्थापना का आधिकारिक प्रस्ताव रखा था। साल 2019 में के बाद से हर साल यह दिन सेलिब्रेट किया जाने लगा। तो इन्हीं के प्रस्तावों के आधार पर किया जाने लगा। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बुर्किना फांसो। बुर्किना फांसो के अब नए राष्ट्रपति बन गए कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे। कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे, है ना, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। अफ्रीकी देश है ना, और पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है, पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है ये। और कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बुर्किना फांसो के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। यह एक अफ्रीकी देश है, यह पश्चिम अफ्रीकी देश, पश्चिम अफ्रीकी देश है, याद रखेंगे। और इसकी जो राजधानी है बुर्किना फांसो की राजधानी ओगाडोगु, इसकी राजधानी ओगाडोगु, है ना। अब राष्ट्रपति तो यही बन गए हैं, तो याद रखिएगा बुर्किना फांसो पश्चिमी अफ्रीकी देश है। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये जो है चेक गणराज्य, अल्जीरिया, ये सब जो है, आप लोग बताएं कि हंगरी किस महाद्वीप में आता है? हाल ही में ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जो जीता है वह जीता है शेष भारत। शेष भारत ने जीत लिया ईरानी ट्रॉफी टूर्नामेंट को, शेष भारत, है ना। अब ये किन के बीच हुआ? तो शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराया। और सौराष्ट्र जो है, ये जो ईरानी ट्रॉफी होता है, ईरानी ट्रॉफी रणजी विजेता और शेष भारत की टीम, रणजी विजेता टीम और शेष भारत की टीम के बीच खेला जाता है। दो ही टीम होती है, बीच खेला जाता है, याद रखिएगा। जो रणजी ट्रॉफी जीतेगा उसके बीच, और बाकी जो टीमें हैं रणजी ट्रॉफी के, उनको मिलाकर एक शेष भारत की टीम बनाई जाती है, और एक रणजी ट्रॉफी की अकेली टीम होती है, तो उसके बीच खेला जाता है। तो यह खेला गया है, शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराया। तो 2019-20 की रणजी विजेता सौराष्ट्र को शेष भारत ने हराया और ईरानी ट्रॉफी जीता, ईरानी ट्रॉफी जीत लिया है ना, याद रखिएगा। तो 2019-20 का, जबकि वर्तमान रणजी विजेता कौन है? मध्य प्रदेश। वर्तमान रणजी विजेता मध्य प्रदेश है, यहां ध्यान रखेंगे। वर्तमान रणजी विजेता मध्य प्रदेश है।
वर्तमान रणजी विजेता मध्य प्रदेश है, लेकिन मध्य प्रदेश 2021-22 का है, ये याद रखेंगे। और ये 19-20 वाले विजेता सौराष्ट्र और शेष भारत के बीच हुआ था, जो इस समय हुआ था। पिछले कोरोना कारण नहीं हो पाया था, तो ये मैच हुआ है और यहां पर क्या हुआ, इसने जीत हासिल की है शेष भारत ने, याद रखिएगा। ये ईरानी ट्रॉफी टेस्ट फॉर्मेट में खेला जाता है, टेस्ट प्रारूप में, टेस्ट फॉर्मेट, टेस्ट प्रारूप में खेला जाता है, टेस्ट प्रारूप में खेला जाता है। पहली बार 1959-60 में खेला गया था, 59-60 में खेला गया था। प्रतिवर्ष होता है, प्रतिवर्ष होता है या प्रतिवर्ष होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी जानकारियां आप याद रखेंगे। ईरानी ट्रॉफी टूर्नामेंट से संबंधित क्रिकेट का टीम है, शेष भारत ने सौराष्ट्र को हराकर टूर्नामेंट जीत लिया। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा किस बैंक ने शुरू की है? तो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा पीएनबी के द्वारा शुरू किया गया, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। पंजाब नेशनल बैंक पहला भारतीय बैंक है, पहला भारतीय बैंक, भारतीयों द्वारा स्थापित पहला भारतीय बैंक। स्थापना कब हुआ था? 1994, 1994 में स्थापना हुआ था, है ना। मुख्यालय, हेड ऑफिस नई दिल्ली में है, हेड ऑफिस जो है नई दिल्ली में है पंजाब नेशनल बैंक का। अभी इसके एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल, एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल इसके हैं। पंजाब नेशनल बैंक के स्थापना में लाला लाजपत राय का काफी योगदान है। लाला लाजपत राय के सहयोग से हुआ था, सहयोग से स्थापित, इन्होंने स्थापना करवाया था। तो पंजाब नेशनल बैंक, ये बात याद रखिएगा, दैट इज ए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। पंजाब नेशनल पहला भारतीय बैंक, भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह बात याद रखिएगा। एसबीआई ने भी कुछ महीने पहले, पिछले महीने 1-2 महीने पहले एसबीआई ने भी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की थी, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाल ही में अब पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू कर दिया। हाल ही में मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? मेघालय के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो उत्तर हो जाएगा बीडी मिश्रा को दे दिया गया है। और बीडी मिश्रा वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के क्या हैं? राज्यपाल है। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के साथ साथ इनको मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है, याद रखेंगे। मेघालय के, है ना, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा जो है, यह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है, प्रदेश के राज्यपाल हैं। बीडी मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, किसका? मेघालय का। ये भी याद रखेंगे, मेघालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? सत्यपाल मलिक की जगह ली है। इन्होंने सत्यपाल मलिक की जगह ली है।
इन्होंने सत्यपाल मलिक की जगह ली है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी इसमें जो नाम है आप देखेंगे, बाकी नाम, तो बाकी नाम आप देख सकते हैं कि मेघालय के राज्यकाल का जो बीडी मिश्रा तय हुआ है, ला गणेशन, आचार्य देवव्रत, जगदीश मुखी। अब बताइए कि ये किन किन राज्यों के राज्यपाल हैं, ये किन किन राज्यों के राज्यपाल हैं। जगदीश मुखी असम के हैं, असम के राज्यपाल हैं, और इनको नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत किसके हैं? गुजरात के, गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल हैं, ला गणेशन मणिपुर के राज्यपाल हैं, है ना। तो ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रभार इनको दे दिया गया। अगले प्रश्न को देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? कितने राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की है 6 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत के कितने राज्यों में? 6 राज्यों में ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की है, याद रखेंगे। बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत 6 राज्यों में गांधी जयंती पर, है ना, शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम गांधी जयंती पर शुरू किया गया। गांधी जयंती पर शुरू किया गया है, यह बात याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण होगा। गांधी जयंती भारतीय स्टेट में घोषणा की है कि वह एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे, पूरे भारत में 30 दूर दराज के गांवों को गोद लेगा। एसबीआई ने घोषणा किया है, एसबीआई ने घोषणा किया है कि भारत के 30 दूर दराज के 30 गांवों को गोद लेगा, 30 गांवों को गोद लेगा। इस कार्यक्रम, ग्राम सेवा कार्यक्रम के तहत 30 दूर दराज के भारतीय गांवों को गोद लेगा। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आकांक्षी जिलों के दूर दराज के गांव जो गोद लिए जाएंगे, ये भी याद रखेंगे। हरियाणा के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के आकांक्षी जिलों के दूर दराज के गांवों को गोद लिया जाएगा इसके कार्यक्रम के तहत। अब तक इस कार्यक्रम में 16 राज्यों के 100 गांवों को 3 चरणों में गोद लिया गया है। अब तक कितना लिया गया है? तो होगा अब तक 16 राज्यों के 100 गांवों को गोद लिया गया है 3 चरणों में। 3 चरण हो चुके हैं और ये चौथा चरण है। ये वाला चरण कौन सा है? तो ये चौथा चरण में, ये चौथे चरण में 6 राज्यों के, है ना, गांव, 30 गांवों को गोद लिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा एसबीआई के बारे में। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, 1 जुलाई 1955 को। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है मुंबई है, हेड ऑफिस मुंबई है। और 1 जुलाई 1900, भारत का सबसे बड़ा बैंक यही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सीबी जॉर्ज को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको? सीबी जॉर्ज को। किसको? सीबी जॉर्ज को नियुक्त किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान में। सीबी जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा।
जापान में। जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वही जापान। जापान की राजधानी कहां है? जापान की राजधानी टोक्यो। यहीं पर 2020 का ओलंपिक खेल हुआ था, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा, पीएम, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा यहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। टोक्यो ओलंपिक जापान में होता है। जापान के अगले राजदूत सीबी जॉर्ज बन गए हैं, याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। थाईलैंड की राजधानी कहां है? बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यह भी याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहां है? सियोल। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। सिंगापुर सिटी ये है। तो ये पूरे तरीके से ध्यान रखेंगे। अब टोक्यो में अर्थात जापान में सीबी जॉर्ज को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम क्या शुरू किया गया है? मतदाता जंक्शन, याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतदाता जंक्शन शुरू किया है किसने? तो किसने शुरू किया है? चुनाव आयोग ने शुरू किया है। ऐसे काम चुनाव आयोग ही करेगा, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, सभी लोग ध्यान रखेंगे। अभी चुनाव आयोग ने क्या किया? अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है, पंकज त्रिपाठी को किया है। पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन नियुक्त किया है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। अब ये मतदाता जंक्शन क्या है? इनका कार्यक्रम ये किस प्रकार का जो है मतदाता जंक्शन क्या है? तो आप देखेंगे मुख्य निर्वाचन राजीव कुमार ने निर्वाचन आयुक्त अनूप कुमार पांडे के साथ आकाशवाणी के रंग भवन नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में 1 वर्षीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया। किसने किया है? किसने शुरू किया है? तो शुरुआत की है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने। राजीव कुमार ने नई दिल्ली में 1 वर्षीय कार्यक्रम, ये 1 वर्ष का कार्यक्रम है, 1 वर्षीय कार्यक्रम, नई दिल्ली में 1 वर्षीय कार्यक्रम मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन की शुरुआत की है ना। तो ध्यान रखेंगे ये यहां पर किया गया है, आकाशवाणी के रंग भवन नई दिल्ली में शुरुआत किया गया है। अब ये मतदाता जंक्शन क्या है? मतदाता ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से निर्वाचन आयोग द्वारा निर्मित 52 कड़ियों की एक रेडियो श्रृंखला है मतदाता जंक्शन। यहां पर यह भी जान लीजिए मतदाता जंक्शन क्या है। मतदाता जंक्शन, ये जो मतदाता जंक्शन है, मतदाता जंक्शन याद रखेंगे, मतदाता ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से, ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से चुनाव आयोग का 52 कड़ियों की एक श्रृंखला है, 52 कड़ियों की एक
श्रृंखला है जिसको इन्होंने शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा, मतदाता ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से चुनाव आयोग ने किया है आकाशवाणी भवन में। और ऑल इंडिया रेडियो का जो सेंटर है कहाँ है? नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन कहा जाता है। उसी आकाशवाणी भवन में ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो हमारे राजीव कुमार हैं और चुनाव आयुक्त अनूप पांडे के साथ मिलकर नई दिल्ली में इन्होंने 1 वर्ष का कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसका मूल थीम यही है। मैंने कल चुनाव आयोग के बारे में बताया था। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुआ था। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। यहां पर इसको लिख दे रहा हूं, 25 जनवरी मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी मतदाता दिवस, ये आप खास तौर पे याद रखेंगे। 25 जनवरी मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, 2 और सदस्य हैं, अनूप चंद्र पांडे या अनूप पांडे और एक और राजीव कुमार हैं। आसान हो गया आप लोगों को याद करते। एक राजीव कुमार इसमें हेड है, चीफ है, एक राजीव कुमार सदस्य है, एक है अनूप पांडे। याद हो गया, 3 ही लोग होते हैं। यह भाग 15 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया। इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यह 6 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र तक कार्य करते हैं। ये याद रखिएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक कार्य करते हैं। याद रखेंगे, इनको शपथ दिलाने का काम राष्ट्रपति ही करते हैं। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक आयोग है जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन, विधानसभाओं के सदनों का चुनाव करवाता है। तो आप याद रखिएगा, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, मतदाता जंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे सभी लोगों के साथ इसी तरीके के प्रश्नों और इसके फैक्ट के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।